हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होता है, जिसे देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होता है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। वैसा जीव जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वह सूक्ष्म जीव कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देख सकते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक महोदय ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया था, जो डच के रहने वाले थे। सूक्ष्म जीव विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को कहा जाता है। सजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल होते हैं। कहीं कहीं दिए हुए रहेगा सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल और विषाणु दिए हुए रहता है। कोई कोई बुक में आपको यह देखने को मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। विषाणु को अति सूक्ष्म जीव की श्रेणी में रखा जाता है। विषाणु, जिसे वायरस बोलते हैं इंग्लिश में, विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन विषाणु अति सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। वे केवल किस में करते हैं? परपोषी में गुणन करते हैं। परपोषी उसे बोला जाता है जो दूसरे वह सजीव परपोषी होता है जो दूसरे की सहायता से अपना जीवन यापन करे, जैसे मानव, जीव जंतु। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कई शैवाल एवं कवक। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव रहते किस जगह पे हैं? सूक्ष्म जीव सभी जगह पे पाए जाते हैं। बर्फीली, शीत, मरुस्थल, दलदल एवं शरीर के अंदर या बाहर या दोनों जगह सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा अकेले रहता है और कई सूक्ष्म जीव जो है वो किस चीज में रहते हैं? समूह में, ग्रुप में। कवक ग्रुप में रहता है, जीवाणु ग्रुप में रहता है। सूक्ष्म जीव कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ हानिकारक है। हमारे लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक कैसे हैं? जब हम लोग डेयरी उद्योग में प्रयोग करते हैं सूक्ष्म जीव का, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? लाभदायक है। कई सूक्ष्म जीव दवा बनाने में सहयोग करते हैं। कई सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ बनाने में सहयोग करते हैं, जैसे जलेबी, अल्कोहल, ये सब बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? लाभदायक।
और कई अन्य सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, जैसे विषाणु के कारण कोविड आया था, उसके बाद कवक के कारण दिनाव हो जाता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, हानिकारक। तो सूक्ष्मजीव हानिकारक भी है और लाभदायक भी। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्मजीव का उपयोग डेयरी उद्योग में ज्यादा किया जाता है। डेयरी उद्योग में सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, जिससे लाभ मिलता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल बनाने में सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये सब फायदे लाभदायक कार्य है सूक्ष्मजीव से। सूक्ष्मजीव से हम दही, ब्रेड, केक बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। सूक्ष्मजीव अत्यधिक पाए जाते हैं दूध से दही बनने की प्रक्रिया में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीवाणु है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। क्वेश्चन बार बार आते रहता है, दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए मुख्यतः कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, तो लैक्टोबैसिलस। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। इडली एवं डोसा निर्माण किया जाता है किसकी सहायता से, तो किण्वन के सहायता से। ईस्ट की सहायता से किण्वन होता है, जिससे इडली और डोसा बनता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है सूक्ष्मजीवों की सहायता से। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फॉर्मेटेशन कहलाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया या प्रक्रिया किण्वन कहलाता है या फॉर्मेटेशन कहलाता है। क्वेश्चन रहेगा, किण्वन की खोज किसने की, तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की। किण्वन की खोज किसने की, तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की। कब, तो 1857 में। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधि का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग किए, जिनमें जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीका की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज कब की, 1798 में। कोई पूछ दे चेचक के टीका का खोज किसने किया,
तो एडवर्ड जेनर ने किया था। जीवाणु एवं नीरे हले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं? तो जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। जो जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं, जो सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं, उसे रोगाणु कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।